दुल्हन के लिबास में मैं स्टेज पर खड़ी थी। कुछ ही पलों में हमारी शादी शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सतीश मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और मेरे लिए नफरत थी। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम एक गिरी हुई लड़की हो जिसका चरित्र बहुत ही गिरा हुआ है। तुमने दूसरों के साथ रातें गुजारी और अब तुम उनके बच्चे को अपने पेट में पाल रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब जानते हुए तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊँगा? उसके शब्दों ने मेरी दुनिया हिला दी थी। दिल जैसे कई टुकड़ों में बिखर गया था। आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे हाथ अपने आप मेरे पेट पर चले गए। वहाँ मैंने अपने बच्चे को महसूस किया जो मेरी वजूद का हिस्सा था। लेकिन सतीश की बातें जहर की तरह थीं। उसने मुझे एक लूज कैरेक्टर की लड़की कहकर मेरा अपमान किया, लेकिन वो सच्चाई से कोसों दूर था। सच तो ये था, सतीश ही इस बच्चे का बाप था। मैं खुद इस दर्द भरे दौर से गुजर रही थी और आज सतीश ने मुझे सबसे बड़ा घाव दे दिया था। भरी महफिल में मुझे बेइज्जत कर दिया था। मेरे दिल पर एक गहरा बार किया था। मैं अपनी जगह पर खड़ी नहीं रह पाई, लहराकर गिर गई और बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मेरे आसपास मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब खड़े थे, लेकिन सतीश वहाँ नहीं था। वो सतीश जिसने मेरे साथ अपने जीवन के सपने देखे थे, आज मुझे यूं अकेला छोड़कर चला गया था। उसने मेरे पेट में पलते अपने ही बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया। उसे किसी और का गंदा खून कह दिया। उसकी बातें मुझे अंदर तक चीर गई थीं। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे पापा के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। मेरी माँ भी मुझसे नाराज़ थी। मेरी बहन एक कोने में खामोश खड़ी थी और मैं खुद को टूटता हुआ महसूस कर रही थी। मुझे रोते देख मेरी माँ मेरे पास आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर सख्ती से दबाया। कहने लगी, प्रियांशी अब चुप हो जाओ, अस्पताल में तमाशा मत बनाओ। वैसे भी तुमने हमारी इज्जत का तमाशा बना दिया है। लोग हमें ताने मार रहे हैं। तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मेरे पापा गुस्से से कमरे से बाहर चले गए और मैं टूटे दिल के साथ रो पड़ी। मैंने कहा, माँ मेरा यकीन करो, ये बच्चा सतीश का ही है। सतीश मेरे करीब आया था और मैं उस वक्त चुप रही, क्योंकि मैं सोचती थी कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उसने आज सबके सामने मुझे बदनाम कर दिया। उसने इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। माँ मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी आवाज़ में दर्द और बेबसी थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कोई गवाही नहीं थी। मैं अकेली खड़ी थी अपने सच के साथ और दुनिया मुझसे दूर होती जा रही थी। मेरी माँ किस आधार पर मेरा विश्वास करती मुझे नहीं पता था। हॉस्पिटल से छुट्टी करवाने के बाद वो मुझे घर ले आई। घर जो कभी शादी के जश्न से गूंज रहा था, अब किसी कब्रिस्तान सा खामोश पड़ा था। वहाँ मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे पापा ने मुझसे बात करना पूरी तरह बंद कर दिया था और माँ भी मुझसे नाराज़ थी। हालांकि मेरी बहन सौम्या कभी कभी मुझसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती। वो मेरे साथ हमदर्दी जताती, मुझे समझाने की कोशिश करती। कहती, प्रियांशी तुम उदास मत हो, सतीश को अपनी गलती का एहसास होगा और वो ज़रूर वापस आएगा, तुमसे माफ़ी भी मांगेगा। लेकिन तुम उसे माफ़ मत करना, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उसे परेशान करना, नखरे दिखाना, उसके बाद ही उसे माफ़ करना। मैं बस चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती। दिल में कहीं मुझे पता था सतीश वापस नहीं आएगा। वो मेरा दिल तोड़कर हमेशा के लिए जा चुका था। सौम्या कमरे से जा चुकी थी और मैं बिस्तर पर अकेली लेटी थी। मेरे मन में अतीत की यादें उमड़ने लगीं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। हकीकत यह थी कि सौम्या मेरी सगी बहन नहीं थी, वो मेरे पापा की पहली पत्नी की बेटी थी। मेरे पापा ने अपनी मर्जी से पहली शादी की थी और सौम्या उसी रिश्ते की निशानी थी। सौम्या की माँ उसे जन्म देते समय दुनिया छोड़ गई थी। उसके बाद मेरे दादा दादी ने मेरे पापा की दूसरी शादी मेरी माँ से करवाई थी। मेरी माँ ने सौम्या को दिल से अपनाया, उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। जब मैं उनकी ज़िंदगी में आई तो माँ का ध्यान थोड़ा मुझ पर आ गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी हम दोनों बहनों में फ़र्क नहीं किया। वो हमें एक जैसा प्यार देती थीं। मगर जैसे जैसे हम दोनों बड़े होते गए, सौम्या के दिल में हीन भावना घर करने लगी। उसकी माँ की तस्वीरें मैंने देखी थीं। वो गहरे सांवले रंग की थीं और पापा का रंग खूब गोरा चिट्टा था, मगर सौम्या का रंग उसकी माँ पर गया था जो सांवले रंग की थी। दूसरी तरफ मैंने अपने माँ बाप दोनों का ही रंग रूप चुराया था। दूध जैसी सफ़ेद रंगत, गुलाबी होंठ, बड़े बड़े सुनहरी आँखें, काले घने बाल। लोग जब भी हम दोनों को साथ देखते तो सौम्या का रंग और भी दब जाता। अक्सर लोग मेरी माँ से कहते, नताशा तुम्हारी दोनों बेटियों में कितना अंतर है। बड़ी बेटी गहरे सांवले रंग की है, जबकि दूसरी बेटी तो दूध जैसी सफ़ेद है।
माँ हंसकर जवाब देती, इसने तो मेरा रंग रूप चुरा लिया है, लेकिन सौम्या अपनी माँ पर गई है। इन बातों ने सौम्या के अंदर कड़वाहट भर दी थी। धीरे धीरे उसने मेरे साथ कहीं आना जाना ही छोड़ दिया। मेरी माँ उसे लाख समझाती, सौम्या लोगों की बातों का बुरा मत माना करो, लेकिन अब सौम्या ने माँ को भी जवाब देना शुरू कर दिया था। वो कहती, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो मेरे दर्द को समझती। आप तो बस अपनी बेटी को ही समझेंगी, क्योंकि वो आपकी सगी बेटी है, मैं नहीं। मेरी माँ का दिल ये सुनकर टूट जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने सौम्या से कभी कोई शिकायत नहीं की थी। उन्हें लगता था सौम्या के मन में दर्द है और वो इसे गुस्से के रूप में निकाल रही है। सौम्या मुझसे 1.5 साल बड़ी थी और इसी हिसाब से उसकी शादी पहले होनी थी। मेरी माँ ने सौम्या के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए, लेकिन जो भी रिश्ता आता वो मुझे पसंद कर लेता और सौम्या के लिए इनकार कर देता। रोज़ रोज़ के रिजेक्शन से सौम्या और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई थी। अब तो वो मुझसे भी बात नहीं करती थी, और अगर करती थी तो बहुत रूखा सूखा जवाब देती। माँ ने मुझे साफ कह दिया कि अब जब भी सौम्या के लिए कोई रिश्ता आए तो तुम सामने नहीं आओगी। मैंने भी उनकी इस बात को गांठ से बांध लिया था। जब भी कोई सौम्या के लिए रिश्ता आता मैं सामने नहीं आती थी। फिर भी सौम्या के लिए कोई रिश्ते की बात नहीं बन पा रही थी, क्योंकि आजकल के लड़कों की डिमांड्स आसमान छू रही थी। सबको गोरी चिट्टी खूबसूरत लड़की चाहिए थी। हर बार जब सौम्या का रिश्ता टूटता तो उसका दिल और भी ज़्यादा दुखी हो जाता। फिर एक दिन सतीश आहूजा का रिश्ता सौम्या के लिए आया। सतीश एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था और अपने पापा के साथ मिलकर बिजनेस संभाल रहा था। मेरे पापा भी बिजनेसमैन थे और दोनों की मुलाकात बिजनेस के सिलसिले में ही हुई थी। हालांकि दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में अलग हो गए थे और अब बिजनेस के सिलसिले में दोनों की मुलाकात हुई थी। पापा ने सतीश के पिता नितिन अंकल से सौम्या के लिए बात की। नितिन अंकल ने कहा, मैं पहले सतीश से बात करूंगा, अगर वो राजी होगा तो हम आपसे मिलने आएंगे। लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेंगे और अगर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेंगे तो शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। जब पापा ने ये खबर घर में सुनाई तो माँ बहुत खुश हो गई। वो नितिन अंकल और सतीश को जानती थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि सतीश और सौम्या का रिश्ता तय हो जाए। सतीश बहुत अच्छा लड़का था और मेरे दिल से भी सौम्या के लिए दुआ निकली, क्योंकि अब सौम्या का दुख मुझसे देखा नहीं जाता था। सतीश के नाम पर पहली बार सौम्या के चेहरे पर एक हल्का रंग लौट आया था। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखी। मुझे लगा कि शायद वो भी सतीश को पसंद करने लगी थी। लेकिन शाम को जब सतीश और नितिन अंकल नहीं आए तो उनके बजाय नितिन अंकल का फ़ोन आया था। कहने लगे, यार प्रमोद, सतीश तो पहले से ही आपकी बेटी को पसंद करता है। वो तो खुद मुझसे आपकी बेटी के लिए बात करने वाला था और जब मैंने उससे बात की तो वो खुश हो गया और खुशी खुशी इस रिश्ते पर हाँ की मोहर लगा दी है। ये सुनकर तो हमारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। फ़ोन पर ही पापा ने मंगनी का दिन तय कर लिया। मंगनी की तैयारियां जोर शोर से चलने लगीं और मंगनी का दिन भी आ पहुंचा। स्टेज पर सतीश बैठा सौम्या का इंतजार कर रहा था। अंगूठी पहनाने की रस्म होने वाली थी। थोड़ी देर बाद मैं सौम्या को लेकर स्टेज पर आई और उसे सतीश के बराबर बिठा दिया, लेकिन सतीश के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे थे। वो कभी मुझे तो कभी सौम्या को देख रहा था। अचानक वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। मैंने मजाक में कहा, क्या हुआ जीजू, आप तो अभी से हमारी बहन के गुलाम हो गए। उसके सम्मान में खड़े हो गए। मेरे मजाक पर सतीश के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वो धीरे धीरे स्टेज से उतरा। फिर उसने अपने पापा के कान में कुछ कहा। मैं हैरान थी कि उसने अपने पापा के कान में क्या कहा, जिससे उनका चेहरा भी एकदम सफ़ेद हो गया। नितिन अंकल ने पापा के कान में कुछ कहा, जिससे पापा का चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया। पापा ने मम्मी से कुछ कहा और मम्मी अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गईं। मैं सबकी हालत देख रही थी, जबकि सौम्या की आंखें हैरत से खुली हुई थीं। आखिर बाजी इतनी जल्दी पलट कैसे गई थी? अभी तो सब लोग खुश थे। मैं मम्मी के करीब गई और पूछा, मम्मी क्या हुआ? अंगूठी पहनाने की रस्म कब होगी? मेरी माँ बोली, प्रियांशी, सब खत्म हो गया। वही हुआ जो 4 साल से हो रहा है। सतीश को सौम्या पसंद नहीं है। उसने तो तुम्हारे लिए अपने बाप से बात की थी। वो तुमसे शादी करना चाहता है। वो सौम्या को पसंद नहीं करता। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए और मैंने तड़प कर सौम्या की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले जो खुशियाँ थीं, लेकिन अब वो हैरान होकर सब कुछ देख रही थी। मम्मी की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो भागकर अपने कमरे में चली गई और ख़ुद को अंदर कमरे में बंद कर लिया। सारे मेहमान भी अचंभित थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस किस को जवाब दूं। फिर पापा का फैसला सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने कहा, पापा, ये कैसे हो सकता है?
मैं ये मंगनी नहीं कर सकती। पापा ने कहा, क्यों नहीं कर सकती? मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। सतीश तुम्हें पसंद करता है। उसने अपने बाप से तुम्हारे लिए ही बात की थी। छोटी सी गलतफहमी के चलते इतना कुछ हो गया और अभी सतीश की जिद है, वो तुमसे ही मंगनी करके जाएगा। मेरे बिजनेस रिलेशनशिप को ख़राब मत करो। प्रियांशी, इस बात को स्वीकार कर लो और सतीश से मंगनी कर लो। मम्मी ने भी हालात की नजाकत समझी और कहा, प्रियांशी तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। बचपन की दोस्ती है इन लोगों की, एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वैसे भी सतीश में कोई बुराई नहीं है, वो अच्छा लड़का है और सबसे बड़ी बात तुम्हें पसंद भी करता है। अब भी वो अपनी गाड़ी में बैठा है, उसकी एक ही जिद है कि वो प्रियांशी को पसंद करता है, उसी से मंगनी करेगा, उसी से शादी करेगा। हम इस रिश्ते को हाथ से क्यों जाने दें? सौम्या की बात तो बाद में देख लेंगे, मैं उसे मना लूँगी, उसे सब समझ में आ जाएगा। इससे पहले भी कई रिश्ते उसके लिए रिजेक्ट हुए हैं। मेरे माँ बाप की बातें सुनकर मुझे लगा जैसे वो खुदगर्ज हो गए हैं। उन्हें सौम्या का दुख दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उन्हें ये चिंता थी कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकलना ना चाहिए। अंततः मैं मजबूर हो गई और मेरी मंगनी सतीश के साथ हो गई। कुछ देर पहले सतीश के चेहरे पर गम के बादल थे, लेकिन अब उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। उसने बहुत प्यार से मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई थी। मैं कितनी ही देर तक अपनी उंगली में उस अंगूठी को देखती रही। मंगनी के बाद सौम्या एकदम खामोश हो गई थी। उसने कोई भी गिला शिकवा नहीं किया था। मैंने और मम्मी ने भी सुकून की सांस ली थी कि चलो सौम्या ने इस बात को जल्दी ही स्वीकार कर लिया। मंगनी के तीसरे ही दिन मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर चमकने लगा। मैंने हेलो कहा तो सामने से गंभीर आवाज़ गूंजी, कैसी हो प्रियांशी? मेरा दिल धड़क उठा। दिल ने फ़ौरन शोर मचाया कि वो सतीश ही है। मैंने पूछा, आप कौन? उसने कहा, मैं सतीश हूँ। मंगनी से पहले सतीश से मेरा कोई दिली लगाव नहीं था, लेकिन पता नहीं मंगनी होते ही ऐसा कौन सा जादू हुआ था कि अब मेरा दिल भी सतीश के नाम पर धड़क रहा था। उस रात सतीश ने मुझसे काफ़ी देर तक बातें की। वो मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछता रहा और मैं सोच रही थी, क्या सच में मुझे सतीश से प्यार हो गया है? उसने बताया कि किसी काम के सिलसिले में मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस आया था। प्रियांशी, उसी दिन मैंने तुम पर अपना दिल हार दिया था। मैंने सोच लिया था अगर शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे ही करूँगा। जब पापा ने तुम्हारे पापा से रिश्ता करने की बात कही तो तुम्हारा चेहरा मेरे दिमाग में आया था और फिर मैंने बिना देर किए हाँ कर दी। फिर उसने पूछा, तुम नाराज़ तो नहीं होना कि मैंने तुम्हारी बहन के लिए मना किया? सतीश की सब में कोई गलती नहीं थी, फिर भला मैं उस पर कैसे नाराज़ होती? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सतीश, मैं नाराज़ नहीं हूँ। इसके बाद हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। मंगनी को अब 2 महीने हो चुके थे और शादी की तारीख बस 1 महीने के बाद की थी। इस दौरान सतीश से बात करते करते मेरा दिल उसकी मोहब्बत में डूबने लगा था। मैं उसकी जादू भरी बातों में खोने लगी थी और उसके साथ नई जिंदगी के सपने भी सजाने लगी थी। एक दिन सतीश ने कहा, प्रियांशी, मेरा तुमसे मिलने का बहुत दिल करता है, प्लीज़ एक बार मिल लो ना। मैंने उसे समझाते हुए कहा, सतीश इतनी जल्दी क्यों? 1 महीने बाद तो हमारी शादी हो ही जाएगी, तब हम हमेशा के लिए साथ होंगे। वो ठंडी सांस भरते हुए बोला, प्रियांशी 1 महीना बहुत लंबा होता है, तुम्हारे बिना इतने दिन कैसे रहूँगा? प्लीज़ एक मुलाकात कर लो, दिल को सुकून आ जाएगा। अगर आंटी न माने तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, हम बाहर किसी होटल में मिलेंगे। लेकिन होटल में मिलना मुझे सही नहीं लगा। मुझे भी अब सतीश से मिलने की बेचैनी होने लगी थी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कल घर पर आ जाना, मम्मी पापा एक शादी में जा रहे हैं, बाहर मिलना वैसे भी सही नहीं लगता। सतीश खुशी खुशी मान गया। मैंने सौम्या को भी इस बारे में बताया था। उसका व्यवहार अब सामान्य हो गया था और वो मेरे और सतीश की बातों को सुनकर मुस्कुरा देती थी। जब मैंने उसे बताया कि सतीश कल मिलने आ रहा है तो उसने कहा कि तुमने अच्छा किया उसे घर पर ही बुला लिया, बाहर मिलना सही नहीं है। अगले दिन रात को मैं सतीश का बेसब्री से इंतजार करने लगी। उसने रात 8 बजे आने का वादा किया था। मैं बहुत ही मन से तैयार हुई थी। मंगनी के बाद यह हमारी पहली मुलाकात थी और मेरे चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ रही थीं। लेकिन उस दिन सौम्या कुछ अलग ही लग रही थी। वो बार बार फ़ोन पर किसी से बात करती और मुझे देखकर जल्दी से फ़ोन काट देती। पर सतीश से मिलने की खुशी में मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। ठीक 8 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं अपने कमरे में थी और सौम्या मेरे ही पास बैठी थी। कहने लगी, प्रियांशी, मुझे लगता है सतीश आ गया है, तुम बैठो, मैं दरवाज़ा खोल कर आती हूँ। ये कहकर सौम्या बाहर चली गई। बाहर से सौम्या की तेज़ आवाज़ें आ रही थीं जो कह रही थी, सतीश, तुम्हें पता है प्रियांशी कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हाँ भाई, इंतज़ार कराओ, यही तो प्यार का हिस्सा है।
सतीश ही था। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं डायरेक्ट सतीश के सामने जाने नहीं चाहती थी, इसीलिए खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। सतीश मेरे पीछे आकर खड़ा हो चुका था और तभी पूरा कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। मैं घबराकर पलटी, लेकिन एकदम पलटते ही सतीश के सीने से जा टकराई। सतीश ने भी जल्दी से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे कान में सरगोशी की, क्या प्रियांशी, मेरे आते ही तुम्हारे घर की लाइट भी चली गई। हालात हम एक दूसरे के करीब करना चाहते हैं। उसकी आवाज़ गंभीर थी लेकिन मेरे दिल को छू रही थी। मैं घबराई हुई थी लेकिन दिल को संभाले हुए थी। मैंने कहा, सतीश तुम बैठो, मैं देखती हूँ लाइट क्यों चली गई। सौम्या को बोलती हूँ कि कैंडल जला दे। मैं जाने लगी लेकिन सतीश ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब खींच लिया। कहने लगा, क्या ज़रूरत है रोशनी की, हम अंधेरे में भी एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। उसकी बातों में आज कुछ अलग सा था। उसकी आवाज़ पहले से थोड़ी बदली बदली लग रही थी। मैंने कहा, सतीश क्या बात है, आज तुम्हारी आवाज़ कुछ अलग सी क्यों लग रही है। सतीश हंसते हुए बोला, अरे फ़ोन और रियल में आवाज़ का फ़र्क तो होता ही है ना। मैंने भी हंसते हुए हामी भर दी, लेकिन सतीश आज कुछ ज़्यादा ही बेकरार लग रहा था। उसकी बेचैनी जो फ़ोन पर महसूस होती थी आज उसकी हर हरकत में नज़र आ रही थी। और अगले ही पल मैं चौंक गई जब सतीश ने अपने होंठ मेरे होंठों से टकराए थे और उस पल जैसे सब कुछ थम सा गया था। मैंने कहा, सतीश ये सब सही नहीं है। लेकिन उसकी मदहोशी भरी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, क्यों प्रियांशी, इसमें गलत क्या है। 1 महीने बाद तो हम पति पत्नी बन ही जाएंगे। इससे पहले अगर कुछ प्यार के पल हम गुजार लें तो क्या बुरा है। धीरे धीरे उसके हाथ मेरी कमर को छूने लगे थे। मैं सतीश को खुद से दूर हटाना चाहती थी लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। सतीश का स्पर्श पाते ही मेरा तन मन भी बहकने लगा था। मैंने सुकून से आंखें बंद की और ख़ुद को उसकी बाहों में समर्पित कर दिया। उस रात हमारे बीच की सारी हदें टूट गई थीं। मैं सुकून से सतीश की बाहों में लेटी हुई थी और आने वाले जीवन के नए सपने बुन रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रियांशी बाहर आओ, कितनी देर हो गई है, तुम दोनों कमरे में हो, लाइट भी गई हुई है। सौम्या दरवाजे के बाहर खड़ी हमें आवाज़ें दे रही थी। मैं और सतीश ने अंधेरे में ही जल्दी जल्दी खुद को सही किया। मैंने दरवाज़ा खोला, सौम्या बाहर खड़ी थी। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी झलक थी। वो हंसते हुए बोली, हो गई मुलाकात पूरी। इतनी देर में सतीश भी कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया था। बिना कुछ कहे वो चुपचाप जल्दी से बाहर निकलता चला गया। मैं उसके इस व्यवहार पर हैरान थी। कम से कम जाने से पहले मुझसे कुछ कहकर तो जाता। लेकिन मैंने सोचा शायद उसे मेरे मम्मी पापा के आने का डर होगा, इसीलिए वो जल्दी चला गया। थोड़ी देर बाद लाइट भी आ गई थी और मम्मी पापा भी घर लौट आए थे। सतीश के साथ बिताए पल मेरे चेहरे पर शर्मो हया के रंग बिखेर रहे थे। सतीश से मेरी बातें होती रहती थीं लेकिन उसने कभी उस रात का जिक्र नहीं किया था। हाँ, उसकी रोमांटिक बातें अब भी पहले की तरह चल रही थीं, जिन्हें सुनकर अक्सर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता। उसकी बेकरारी के आगे अब मैं भी बेसब्री से उसका इंतज़ार करने लगी थी। शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे और घर में शादी की तैयारियां बढ़ गई थीं। शादी में अब सिर्फ 8 दिन बचे थे कि अचानक मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। कुछ भी खाने से उल्टी जैसा महसूस होता। सौम्या मुझे गहरी नज़रों से देख रही थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, प्रियांशी मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उस रात तुमने सतीश के साथ कुछ गलत तो नहीं किया था ना। उसके सवाल पर मैं नज़रें चुराने पर मजबूर हो गई। शायद उसी रात का नतीजा था। जब मैं सौम्या के साथ डॉक्टर के पास गई तो वही रिपोर्ट आई जिसका मुझे डर था। मैं माँ बनने वाली थी। सौम्या हैरान रह गई और मैं नज़रें नीचे किए खड़ी थी। मैंने उसे कहा, सौम्या प्लीज़ मम्मी पापा को मत बताना। वैसे भी 8 दिन में मेरी शादी हो जाएगी और फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सौम्या ने वादा किया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैं सतीश को ये खुशखबरी बताना चाहती थी लेकिन फिर सोचा कि बेवजह वो परेशान होगा। ये तो खुशखबरी थी और मैं ये खबर शादी के बाद ही सतीश को सुनाना चाहती थी। यही सोचकर मैंने चुप रहना ठीक समझा। लेकिन जो कुछ स्टेज पर हुआ था उसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी थी। सतीश ने अचानक सबके सामने इस बात का खुलासा कर दिया और शादी से साफ इनकार कर दिया। सतीश ने मेरे बारे में जिस तरह से बातें की थी उसने मेरा दिल छलनी कर दिया था। उसने तो हद पार कर दी जब उसने हमारे बच्चे को किसी और का गंदा खून करार दे दिया। मेरे दिल पर गहरे घाव हो गए थे। मेरे माँ बनने की खबर सिर्फ सौम्या को पता थी। मैंने सतीश को ये बात नहीं बताई थी। फिर ये बात सतीश को कैसे पता चली। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे और मैं पूरी रात रोती रही।
मेरे मम्मी पापा भी इस घटना से बेहद नाराज़ थे। सतीश ने मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया था। वो ऐसा कैसे कर सकता था? उसने मेरे जज्बातों को रौंद दिया था। वो खुद ही तो मेरे करीब आया था, मुझसे रिश्ता बनाया था, और अब जब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी तो उसने मुझे अकेला छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद एक और नया तूफान हमारे घर खड़ा हो गया। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो घर में एक अजीब सी चहल पहल थी। मैं हैरान होकर सबके चेहरे देख रही थी। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ये सब क्या है? मम्मी ने मुझसे नज़रें चुराते हुए कहा, आज सौम्या की शादी है। मैं हैरानी में कभी मम्मी को देखती तो कभी सौम्या को। मैंने कहा, लेकिन इतनी जल्दी किसके साथ? और मम्मी ने जो नाम लिया उसने मुझे जड़ से हिलाकर रख दिया था। मम्मी बोली, सतीश और सौम्या की शादी है। किसी तरह हमने बात संभाल ली है और सतीश भी तैयार हो गया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मैं धम से वहीं सोफे पर बैठ गई। ये कैसे हो सकता था? सौम्या मेरे सामने इतरा रही थी। उसकी चाल और उसके चेहरे की मुस्कान मुझे चुभ रही थी। उन्होंने कहा कि शादी में ज़्यादा मेहमान नहीं बुलाए हैं क्योंकि पहले ही काफ़ी तमाशा हो चुका है। माँ की बात सुनकर मैं वापस अपने कमरे में चली आई और फूट फूट कर रोने लगी। पूरा दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकली थी। शाम को सौम्या मेरे पास आई और कहने लगी, प्रियांशी, मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाओ। तुम अपनी बहन की ये ख्वाहिश पूरी करोगी ना? उसके चेहरे पर जीत की चमक थी, जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो। मैं चाह कर भी इनकार नहीं कर सकी और उसको दुल्हन बनाने लगी। जब मैं उसे दुल्हन की तरह सजा चुकी और उसे लेकर कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगी, इतनी जल्दी क्या है? पहले मेरी जीत की दास्तान तो सुन लो। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। कहने लगी, तुम क्या समझती थी कि मैं तुम्हारे और सतीश के रिश्ते से खुश थी? नहीं प्रियांशी, मैं तो बदले की आग में जल रही थी। सतीश मेरी पसंद था और तुम्हारे बीच में आने की वजह से सब कुछ खराब हो गया। लेकिन देखो, मैंने तुम्हें कितनी आसानी से हम दोनों के बीच से निकाल फेंका। उस रात तुम्हारे करीब आने वाला को सतीश नहीं बल्कि मेरा भेजा हुआ आदमी था। वो सतीश बनकर तुम्हारे पास आया था और अब तुम उसी के बच्चे की माँ बनने वाली हो। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। सौम्या कहने लगी, सच्चाई ये है कि सतीश तुमसे मिलने आने वाला था, लेकिन ठीक 10 मिनट पहले मैंने उसे फ़ोन किया और कहा कि मम्मी पापा घर आ चुके हैं, इसलिए अब तुम मत आना। उसके बाद मैंने तुम्हारे कमरे में अपना आदमी भेज दिया। तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की खबर भी मैंने ही सतीश को दी थी। मैं सदमे में थी। मेरी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे से नफरत करने लगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कांपते हुए कहा, सौम्या, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, मेरा प्यार, सब कुछ छीन लिया। सौम्या जोर से हंसी और बोली, अब तुम्हें समझ आया होगा कि जब किसी की इज्जत छीनी जाती है तो कैसा महसूस होता है। मैंने जो दर्द बचपन से झेला है, आज मुझे उसका बदला मिल गया है। अब तुम तड़पोगी प्रियांशी। सतीश और मैं अब हमेशा साथ रहेंगे। और अचानक ही दरवाज़ा ज़ोर से खुला था। सामने सतीश खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। मुझे और सौम्या दोनों को ही ये देखकर धक्का लगा था। सतीश ने गुस्से में सौम्या के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से चिल्लाया, तुमने अपनी हीन भावना में आकर ये सब क्यों किया? मेरे लिए रंग रूप मायने नहीं रखता। दिल के रिश्ते होते हैं जो खुद जुड़ जाते हैं। मैं प्रियांशी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, पहले भी करता था और अब भी करता हूँ। वो तो मैं आज आखिरी बार प्रियांशी से मिलकर उसके मुंह से सारी सच्चाई सुनना चाहता था, लेकिन सारी सच्चाई तो मुझे तुम्हारे मुंह से सुनने को मिली है। सतीश ने मम्मी पापा को सारी सच्चाई बता दी। पापा सिर पकड़कर बैठ गए और मम्मी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। मम्मी ने सौम्या से कहा, सौम्या, मैंने कभी तुम्हें सौतेली बेटी नहीं माना, हमेशा सगी बेटी का प्यार दिया, फिर भी तुमने ऐसा किया। अब हम तुम्हारे लिए मर गए हैं। उस दिन सादगी से मेरी और सतीश की शादी हो गई, लेकिन शादी से पहले मैंने सतीश को बोला कि सतीश, मुझे अपनाने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लो कि मैं किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सतीश ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, जो कुछ हुआ उसे बुरे सपने की तरह भूल जाओ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और ना ही तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे की। मैं तुम्हें अब भी अपनाने को तैयार हूँ और इस बच्चे के लिए भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। इसे अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। मेरी आंखों में तो खुशी के मारे आंसू छलक पड़े थे। उस दिन मेरी और सतीश की शादी हो गई। शादी के बाद सतीश ने मेरी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। उसने मुझे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार और सम्मान दिया
कि मैं सब कुछ भूल गई थी। मेरे मम्मी पापा सौम्या से नाराज़ थे और फिर वो पढ़ाई के बहाने अमेरिका चली गई। इधर मेरी ज़िंदगी सतीश के साथ सुकून से गुजरने लगी। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन मुझे अब अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहे थे। मेरी प्रेगनेंसी को 4 महीने हो चुके थे, लेकिन सब कुछ ऐसा नॉर्मल था जैसे मैं प्रेग्नेंट थी ही नहीं। सतीश मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि आप तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, फिर प्रेगनेंसी के लक्षण कैसे दिखेंगे। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने तुरंत उस डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया जिसके पास मैं पहली बार चेकअप कराने गई थी। जब मैंने उस डॉक्टर से पूछा और उसे अपनी रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने हैरानी से मुझे देखा और कहा, लेकिन ये तो रिपोर्ट मैंने आपको दी ही नहीं थी, ये तो फेक रिपोर्ट है, देखिए इस पर मेरे साइन नहीं है। इसका मतलब साफ था, सौम्या ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की हर संभव कोशिश की थी। मेरी प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट बनवाकर उसने सतीश के कान भरे थे। इस सब से मुझे बहुत दुख हुआ था। सतीश ने मुझे समझाया, प्रियांशी जो हुआ उसे भूल जाओ। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में नासूर की तरह होते हैं और ये नासूर हमारी खुशियों को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है। भगवान का धन्यवाद करो कि सौम्या अब तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली गई है। और मैं भगवान का धन्यवाद कर रही थी। जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ था। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि सौम्या कभी लौटकर हमारी ज़िंदगी में न आए। दिल से मैंने ये भी दुआ की कि सौम्या को उसका जीवन साथी मिल जाए और वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।